हम लोग फिजिकल साइंस में सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं, गैस लॉ चैप्टर कर रहे हैं। अभी एक ही क्लास हुआ है। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ा था, मैटर का स्टेट्स के बारे में पढ़े थे। सारे मैटर के स्टेट्स को डिस्कस करना नहीं था। तीन स्टेट्स थे मैटर के, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड लिक्विड के बारे में ऐसे बेसिकली बता दिया, और वो पढ़ना क्या चाहिए, गैस। हालांकि लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद वाले चैप्टर में आएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कल क्या बताया था, मैटर के तीन स्टेट्स के बारे में बताया था, तो तीनों के बेसिक खूबियों के बारे में बताया था। और बात करते करते कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग कि हल्का सा मामूली सा टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज होने पर सॉलिड में लिक्विड में ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता, लेकिन हल्का सा प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होने से गैस में बहुत ज़्यादा तब्दीली देखने को मिलती है। इसीलिए प्रेशर एंड टेम्परेचर को बताया था गैस का कंट्रोलिंग फैक्टर भी बोलते हैं, या इसका नाम स्टैंडर्ड वेरिएबल भी है। मतलब मामूली सा टेम्परेचर में इजाफा होने से गैस में बहुत ज़्यादा फैलाव, गैस में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन देखने को मिलता है। फैलाव को बोलते हैं एक्सपेंशन। और दबाव देने से भी क्या होता है, गैस के फैलाव में कमी आती है। दबाव कम करने गैस के फैलाव में इजाफा होता है। आज हम एक नया टर्म एक्सपेंशन यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले क्या बताया था, वेलोसिटी के बारे में बताया था, वॉल्यूम बता रहे थे कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो गैस के वेलोसिटी में तब्दील इंक्रीमेंट होगा। जब गैस के वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगा तो मतलब गैस के मोलिक्यूल्स दूर तक जाएंगे। मतलब क्या हुआ, गैस का वॉल्यूम में इजाफा होगा। जब गैस के वॉल्यूम में इजाफा होगा तो डेंसिटी इसका कम होगा। सिमिलरली इसका उल्टा प्रेशर में ही बताया था, ठीक है ना। मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अगर हम लोग शॉर्ट अगर आपको बोले तो आप लोग पढ़ रहे हैं अभी गैस का फैलाव, गैस का एक्सपेंशन, गैस कब कॉन्ट्रैक्ट होगा और कब एक्सपैंड करेगा। ऐसे मैटर के बाकी और जो स्टेट है, सॉलिड और लिक्विड, वो भी एक्सपैंड करते हैं, यही पढ़ेंगे। वो थर्ड या फोर्थ चैप्टर है, थर्मल एक्सपेंशन नाम है उसका। उसको लिक्विड का एक्सपेंशन भी, सॉलिड का एक्सपेंशन भी। हम लोग कौन सा एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं, गैस का। गैस कैसे एक्सपैंड करता है, गर्म करने से। ठंडा करने से क्या होगा, वो सुखड़ेगा। सुखड़े को क्या बताया था, कॉम्प्रेस होगा। कॉम्प्रेस होने का मतलब क्या, उसका वॉल्यूम कम होगा। तो उसके अलावा गैस का और बेसिक कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, जैसे कि कॉम्प्रेसिबिलिटी है, और क्या डिफ्यूज़न बताया था डिफ्यूज़न में, कॉम्प्रेसिबिलिटी बताया था, डिफ्यूज़न बताया था, और क्या बताया था, एक्सपेंसिबिलिटी बताया था, और भी कई सारी खूबियों को लिखाया था गैस के ताल्लुक से। तो गैस की बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो बात को खुलासा करें तो बताया था कि टेम्परेचर के, प्रेशर के घटने बढ़ने से गैस के वॉल्यूम में, डेंसिटी में, रफ्तार में क्या चेंज देखने को आता है, सारा चीज़ समझा देता, अभी नोट भी किए होंगे। आज थोड़ा बात को लेके चलते हैं इससे आगे। अच्छा, और क्या डिस्कस किया था, वहाँ पर आपसे हम डिस्कस किया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कितना होता है। तो बताया था 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी बोलते हैं, और सेंटीमीटर में नहीं बोलेंगे, मिलीमीटर में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 7.5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी को एक एटमॉस्फेयर ही बोलते हैं। 1 ATM, शॉर्ट में 1 ATM लिखते हैं, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये बोलते हैं। उसके अलावा बताया था कि टेम्परेचर को नापने का कई सारा स्केल होता है। सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन होता है। तो हम लोगों के इस चैप्टर में सेल्सियस का इस्तेमाल ज़्यादा होगा और केल्विन का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। तो हम बताया था कि सेल्सियस से केल्विन में कैसे जाते हैं। तो सेल्सियस से केल्विन में जाने का तरीका बताया था कि 273 डिग्री 273 जोड़ देते हैं, और केल्विन से सेल्सियस में आएगा तो 273 से माइनस कर देंगे, यानी कि 0 डिग्री सी बराबर 273 केल्विन है। वहाँ कुछ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बताया था, और भी चेंज करने के तरीके क्या क्या बताया था, ठीक है। आज हम लोग कहानी को लेकर चलते आगे, आज हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे बोयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। गैस में क्या देखा हम लोग, गैस के बारे में क्या बताया कि टेम्परेचर, प्रेशर में मामूली सा चेंज होने पर गैस के वॉल्यूम में, उसके वेलोसिटी में, मतलब बोलने का मतलब है उसके वेलोसिटी में, उसके मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटी में, और उसके डेंसिटी में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को
मिलता है। तो इस कंडीशन ये जो एक्सपैंड करता है, ये गैस जो एक्सपैंड करता है, ये खास रूल के तहत एक्सपैंड करता है, खास लॉ के तहत एक्सपैंड करता है। इसको डिस्कस करेंगे हम लोग आज। दो लॉ पढ़ेंगे, चार्ल्स लॉ और बोयल्स लॉ। चार्ल्स को डिस्कस करेंगे आज क्लास खत्म हो जाएगा। इतना मतलब छोटा नहीं, काफ़ी लंबा है ये। तो डिस्कस करने वाले हम लोग बोयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। उससे पहले एक बात और आप समझ लें, बेसिक चीज़ें आप समझ लें कि अगर आप ये देखना चाह रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि गैस के ऊपर, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर टेम्परेचर का क्या असर हो रहा है, तो आपको उस वक्त प्रेशर को कांस्टेंट रखना होगा। और मतलब आपका प्रेशर चेंज ना हो, आपको ऐसा अरेंजमेंट करना होगा। या आप गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेशर का असर क्या होता है, अगर आप उसको एग्जैक्ट समझना चाह रहे हैं तो आपको सराउंडिंग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होगा। मतलब क्या, आप ये समझिए, सपोज कीजिए अभी यहाँ पर हम लोग किसी कंटेनर में गैस रखें, ठीक है, तो अभी हम लोगों के आसपास यहाँ पर क्या चीज़ है, टेम्परेचर है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जी, दोनों है ना। तो ये दोनों फ्लक्चुएट कर सकता है ना, टेम्परेचर भी कम हो सकता है। अभी बारिश का मौसम, थोड़ा सा बदली वाला मौसम है, टेम्परेचर कम हो जाएगा, ये हवाएं तेज चलेगी, प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर प्रेशर दिन भर में कितने ही बार चेंज होता रहता है। तो अभी यहाँ पर भी टेम्परेचर प्रेशर, अभी हम लोग इस रूम का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बाहर के मुकाबले में ज़्यादा है। तो अगर यहाँ पर भी गैस पे अगर हम देखिए गैस के ऊपर टेम्परेचर का असर क्या होता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस कमरे का एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी कांस्टेंट कर दें। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा है, समझा है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से गैस के वॉल्यूम में इजाफा होता है, ठीक है ना, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, उसकी रफ्तार बढ़ेगी, दूर तक जाएगा। तो मान लेते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है और गैस का मॉलिक्यूलर रफ्तार बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन किसी वजह से ऐसा हुआ कि आसपास का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बढ़ रहा है, वो आप देख नहीं पा रहे, वो अपने आप गैस को महसूस कर रहा है। तो अगर आसपास का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा, तो आप क्या कर रहे हैं, गैस को गर्म कर रहे हैं, और आप गैस गर्म कर रहे हैं, गैस का वॉल्यूम कम हो रहा। आप बोलेंगे ना सर, आप तो बोले थे गैस का वॉल्यूम तो गर्म करने से बढ़ेगा, तो घट रहा है। तो इसका मतलब यह लॉ उल्टा हो गया? नहीं, लॉ ठीक अपनी जगह है। आप जितना गर्म कर रहे हो उससे ज़्यादा कोई उससे प्रेशर डाल रहा है, जितना वो गर्म नहीं फैलता उससे ज़्यादा दबने से वो करीब आ जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस के मॉलिक्यूल में क्या चेंज देखने में आपको मिलेगा। आप कन्फ्यूजन नहीं पड़ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? इसकी ध्यान इस दो बात को ध्यान में रखना था, आपको चैप्टर समझ में आएगा। फिर समझ लीजिए इस बात को। हम बोल रहे किसी कंटेनर में गैस रखा हुआ है, उसको हम गर्म करना चाह रहे हैं, आपसे देखना चाह रहे हैं कि गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर टेम्परेचर का क्या असर, वो देखना चाह रहे हैं। तो ये प्रेशर के बारे में बात नहीं कर रहे, तो आपको ज़रूरी हो कि आप इसके आसपास का टेम्परेचर को भी आप कांस्टेंट रखें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप गर्म कर रहे हैं और गैस का रफ्तार बढ़ना चाहिए, उसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, तो उसका वॉल्यूम घट जा रहा है। तो आपको रहेगा कि यहाँ पर लॉ उल्टा हो गया। तो बात है सर बढ़ा रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था, तो कम हो रहा। अगर वो कम हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके आसपास का सराउंडिंग प्रेशर ज़्यादा हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? या ये भी हो सकता है, कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, गैस का वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, किसी वजह से यहाँ का प्रेशर कम हो गया, गैस का वॉल्यूम और बढ़ जाएगा। तो जो हम बढ़ा हुआ देख रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं क्या कि गर्म करने से इतना बढ़ा, लेकिन वहाँ पर किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है? प्रेशर के हटने का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो एग्जैक्ट आपका कितना गर्म करने से गैस कितना बढ़ रहा है, आप एग्जैक्ट नहीं बोल पाइएगा। या मान लीजिए ऐसा कि मान लीजिए हम देखना चाह रहे हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर का क्या असर है। हमको पता है कि हम प्रेशर को देंगे तो वॉल्यूम कम होगा, हम गैस के ऊपर प्रेशर को अप्लाई कर रहे हैं कम करने के लिए, लेकिन किसी वजह से यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। बात समझ आ रही? वो हल्का सा ही बढ़ेगा तो उसको चेंज हमारा बर्दाश्त कर, लेकिन वो गैस बर्दाश्त नहीं करेगा, वो एक्सपेंड कर जाता है। अब हम जब रिजल्ट देखेंगे तो हम देखेंगे अभी तो सीखा कि दबाव देने से गैस का वॉल्यूम होता कम है, लेकिन ये तो बढ़ जा रहा। तो मेरा उल्टा पढ़ लिया क्या हम लोग? तो उल्टा पढ़ने का मतलब क्या हुआ? पढ़े ठीक है, आप जो दबाव दे रहे हैं तो दबाव की वजह पर कुछ वॉल्यूम कम जरूर हो रहा होगा, लेकिन चूंकि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जा रहा है तो गैस का वॉल्यूम। तो आप जो देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? आप टेम्परेचर का प्रेशर का मिला जुला असर देख रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है?
तो आप एग्जैक्ट गैस कैसे बिहेव करेगा आप पकड़ नहीं पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप गैस टेम्परेचर के घटने बढ़ने पर या प्रेशर के घटने बढ़ने पर कैसे बिहेव करता है, उन दोनों केस में आपको अपने एक्सपेरिमेंट अगर आप करना चाहें तो करने के लिए आपको एक चीज़ को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब वो कैसे मुमकिन है कर सकते हैं, मान लीजिए इसको लैब बना दें हम लोग और यहाँ पर हम लोग प्रेशर का क्या असर है वो अगर देखना चाहें तो इस रूम के अंदर के टेम्परेचर को हम लोग कांस्टेंट रख सकते हैं। कैसे? एसी लगा सकते हैं कमरे में, एसी सेट कर दिया 20 डिग्री सेट कर दिया, अब 20 डिग्री में रहेगा टेम्परेचर, जितना बाहर बढ़े। बात समझ में आ रही है? तो उस वक्त क्या होगा, रूम का टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। अब जो दबाव देंगे उस टाइम तो एग्जैक्ट प्रेशर से गैस के अंदर क्या चेंज दिखाई दे रहा है आप देख पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो आपको टेम्परेचर, अगर आप प्रेशर का असर देखना चाह रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर तो आपको टेम्परेचर को ऐसा रखना पड़ेगा कि वो बढ़े नहीं, ठीक? या अगर आप टेम्परेचर का असर देखना चाह रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर तो आपको ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि प्रेशर घटे बढ़े नहीं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, और एक बात समझ लीजिए, कि अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि दबाव, आप हम लोग जानते हैं कि दबाव देने से सब बेसिक पॉइंट, ये सब नहीं समझ में आने की बिना पर पूरा गैस लॉ समझ में नहीं आता और रट्टा मारना पड़ता है, और रट्टा मार के फिर होता नहीं है। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि दबाव देने से गैस के वॉल्यूम में क्या चेंज देखने को मिलता है तो आप बताएं क्या चेंज देखने को मिलता है? अगर हम दबाव दें तो गैस के ऊपर क्या चेंज देखने को मिलेगा? उसके वॉल्यूम में कमी आएगी, वॉल्यूम में कमी आएगी। अब आप एक खास दबाव दे रहे हैं, एक एटमॉस्फेयर प्रेशर दिए कुछ वॉल्यूम कम हो गया, 2 एटमॉस्फेयर दिए कुछ वॉल्यूम कम हो गया। लेकिन मान लीजिए कहीं से गैस के सिलेंडर में लीकेज है, गैस वहाँ से ही पास और आपको लग रहा है गैस का वॉल्यूम, हालांकि आपके दबाव देने से गैस का वॉल्यूम कम हो ही रहा है लेकिन आपको ज़्यादा दिख रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि इतना देने पे इतना कम हो गया, इतना देने पे इतना कम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि आपके देने से कम तो कुछ हुआ है लेकिन कुछ जो ऑटोमेटिक कम हुआ। कैसे? गैस के सिलेंडर में लीकेज था, वहाँ गैस जो है बाहर जा रहा है, तो आपको गैस का वॉल्यूम और ज़्यादा कम होता हुआ दिखाई देगा। तो जो आपको कम होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या वो एग्जैक्ट आपके दबाव देने से कम हो रहा, उसमें कुछ लीकेज की वजह से बाहर चला गया। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर ऐसा समझ लीजिए, उल्टा समझ लीजिए कि दबाव या मान लीजिए गर्म करने से गैस का वॉल्यूम बढ़ता है, तो हम गर्म कर रहे गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, किसी वजह से क्या हो रहा है वो सिलेंडर में गैस और इंटर करता चला जा रहा है कहीं से, तो हम ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो हमको जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कौन सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? मेरे गर्म करने में जो बढ़ रहा है वो भी दिखाई दे रहा है और जो एक्स्ट्रा बाहर से से बढ़ रहा वो भी दिखाई दे रहा। लेकिन एग्जैक्ट क्या है? एग्जैक्ट जो गर्म करके गैस का वॉल्यूम बढ़ाना चाह रहे हैं वो हमको दिखाई नहीं दे रहा। बात समझ में आ रही है? तो मतलब क्या, मतलब जब आप एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करेंगे, जब इसको नोटिस करना चाहेंगे तो आपको उस वक्त गैस का मास को भी आप कांस्टेंट रखना पड़ेगा। आपको ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि उस सिलेंडर में जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या उस कंटेनर में जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो उसके अंदर गैस का मॉलिक्यूल ना दाखिल हो ना उससे, इसको बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में, मैथ की भाषा में बोलते हैं कांस्टेंट, यानी कि फिक्स्ड। बात समझ में आ रही है? तो फिर से दोहराते हैं एक बार, अगर आप टेम्परेचर का असर देखना चाह रहे हैं गैस के ऊपर कि बढ़ाने घटाने से क्या होता है तो आपको प्रेशर को और गैस का मास को भी कांस्टेंट रखना होगा। बात समझ में आ रही है? ये अगर आप प्रेशर का असर देखना चाह रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर क्या असर पड़ता है ज़्यादा कम होने से प्रेशर के, तो आपको टेम्परेचर को और गैस का मास कांस्टेंट रखना होगा। तो इन दोनों चीज़ों को आपको, मतलब इन दोनों ही केस में आपको मास को दोनों बार कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ये क्यों रखना पड़ा आपको समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पर जो कंटेनर हम लोग गैस को गर्म करें, हम लोग कुछ गर्म करें तो गैस का वॉल्यूम तो बढ़ेगा, लेकिन हम जो गर्म करें उसके बिना मतलब बढ़ेगा, लेकिन बाहर की तो कुछ गर्मी है, कुछ बाहर का भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो भी तो पड़ रहा है उसके ऊपर ना। तो हम लोगों को जब एक्सपेरिमेंट, जब भी कोई लॉ बनता है, लॉ समझिए लॉ क्या होता है, जब भी कोई साइंटिस्ट जब कोई लॉ देता है ऐसा नहीं बस सुबह सो पूरा बरस करते करते बोल गया ऐसा होता है, ऐसा नहीं। पहले करता है क्या, वो नेचर में होने वाली चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। जब लोग क्लास 9 में बाई जब हम बताया था साइंस किसको बोलते हैं, अपने आस पास होने वाली चीज़ों को ऑब्जर्व करना और उसके ऊपर फिर जवाब तलाश करना, रिसर्च करना, ऐसे भी बताया था हम लोग। तो मान लीजिए कोई साइंटिस्ट अगर कोई वो लॉ देता तो वो लॉ ऐसे नहीं उठा और दे दिया, कोई काम उसको बोल दिया काम को लॉ दे तो मज़ा आ गया, ऐसा नहीं है। वो करता है क्या, वो कोई चीज़ को पहले ऑब्जर्व करता है। जैसे न्यूटन किया था, सेब गिर गया गाड़ी में तो वो उसको ऑब्जर्व किया क्यों गिरा,
ऐसे साइंटिस्ट क्या करता है कि चीज़ को ऑब्जर्व कर, तो ऑब्जर्व कर किया तो उसको अजूबा लगा, तो फिर दोबारा करके देखा वो, अरे हाँ ऐसा हुआ, दोबारा करके देखा 4 बार 4 बार 5 बार, तो उस प्रोसेस को कई बार वो दोहराता, तो वो क्या बन जाता है आपका एक्सपेरिमेंट बन जाता है। अब वो एक्सपेरिमेंट करते करते क्या करता है, अब वो एक्सपेरिमेंट बन गया, अब आप बार बार आप उसको ट्रायल कर रहे हैं, अगर ट्रायल कर रहे हैं और वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बार बार आप उसको नोट भी कर रहे हैं, अच्छा इतना गर्म किए इतना बढ़ा, इतना गर्म किए इतना बढ़ा, इतना दबाव बढ़ा इतना कम हुआ, दबाव इतना बढ़ा, वो नोट किया था, क्या किया था वो, तो इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है तो जो चीज़ वो देखा कई बार दोहराता है और उसको पेपर में वो नोट करता है कि ये चेंज करने से क्या हुआ, ये चेंज करने से क्या हुआ। जब वो सारा कुछ वो समझ जाता है कई बार कैरी आउट कराने के बाद, तब वो जाकर किसी नतीजे पर पहुँचता है, फिर आपको वो एक लॉ बनाकर आपके सामने पेश कर देता है। बात समझ में आ रही है? कोई लॉ ऐसे नहीं आता, पहले नेचर में किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है, तो अगर उसको बार बार उसको दोबारा दोहराया जाता है, सारी चीज़ों को नोटिस किया जाता है, उसके बाद बहुत जब आप बाद जाके मेहनत करने के बाद आपको सामने एक लॉ पेश किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जो जब लॉ पढ़ेंगे, जब बॉल्स लॉ पढ़ेंगे या चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे या एवोगाड्रो लॉ पढ़ेंगे, हर लॉ में कुछ ना कुछ हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जब हम लोग प्रेशर का असर देखेंगे गैस के वॉल्यूम के ऊपर, तो कौन कांस्टेंट रहेगा? टेम्परेचर और गैस का मास। या अगर हम टेम्परेचर का असर देखना चाह रहे हैं गैस का मॉलिक्यूल के ऊपर, लेकिन क्यों कर रखेंगे, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आएगा तो कभी आप छोड़िएगा नहीं चीज़ को। जब आप प्रेशर का असर आप गैस जब प्रेशर का असर गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर आप देखना चाह रहे हैं, गैस के वॉल्यूम के ऊपर देखना चाह रहे हैं, तो आपके जहन में बात रहेगी कि हमको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, गैस के मास को कांस्टेंट रखना है। नहीं रखने से एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, गड़बड़ी हो सकता है। तो हर लॉ में ये बात लिखा रहेगा और इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आता है। अब रट्टा मार के पढ़िए, समझ के पढ़िए, वो आपकी मर्जी। बात समझ में आ रही है? नहीं समझे? चलिए, तो आज हम लोग एक लॉ पढ़ेंगे, उस लॉ का नाम है बॉयल्स लॉ। उस लॉ का नाम है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ या चार्ल्स लॉ या एवोगाड्रो लॉ पढ़ने से पहले एक चीज़ हम लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। ये जो बताएंगे वो मैथ का हिस्सा है। मैथ का एक चैप्टर आप लोगों का वेरिएशन एक चैप्टर है। जब ये खत्म हो जाएगा आप लोगों का अरिथमेटिक, तो वही शुरू हो, वेरिएशन ही शुरू होगा। तो वो मैथ का वो कॉन्सेप्ट आपका बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ में लगेगा। तो मेरे मैथ का वो कॉन्सेप्ट आपको समझा दें। अभी समझिए, गैस लगो साइड में रख दीजिए, अब आइए मेन बात सुनिए। अभी आपको एक टॉपिक साइड में बता रहे हैं आपको, वेरिएशन। अगर ये समझिएगा तो वो गैस लॉ को समझने में आसानी होगी। ये मैथ का चीज़ है, जब मैथ में पढ़ाएंगे तो मतलब कम बोलेंगे, तो यहाँ बोल दे रहे हैं। वेरिएशन, वेरिएशन का माने क्या होता है? वेरिएशन बना है वर्ड वेरी से। वेरी के माने क्या होता है? तब्दीली। वेरी गुड। वेरी के माने होता है तब्दीली, चेंज होना। लेकिन ये चेंज कोई ऐसा चेंज नहीं है। ये चेंज किस तरह का चेंज है, किस तरह का वेरिएशन है, किस तरह का चेंज है? इस तरह का चेंज है कि हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपस में इस तरह से जुड़ी हुई है कि अगर एक चीज़ बदलता है तो उसका असर दूसरे पर पड़ता है। कभी कभी होता है कि एक कोई चीज़ बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, ऐसा भी कभी कभी होता है। कभी कभी क्या होता है कि एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा, एक घट रहा दूसरा बढ़ रहा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बढ़ रहा दूसरा भी बढ़ रहा, एक घट रहा दूसरा भी घट रहा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आपसे कि अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, कई बार आप सफ़र सपोज कीजिए आप अपने स्कूल ही जा रहे हैं। अगर आप अपने स्कूल जा रहे हैं तो आपको स्कूल जाने को टाइम लगता है। मान लीजिए आपका स्कूल मौलाना आजाद, आप लोगों का नहीं है, आप लोग मौलाना आजाद, आप लोगों का स्कूल है। तो आपके घर से आपके स्कूल की दूरी कांस्टेंट है या बार बार बदलता रहता है? इसके परसों स्कूल रामनगर चला गया आपका, आज ऐसा मैं कहाँ पर है, आज फतेहपुर में आए, फतेहपुर से ऐसा है। स्कूल है, बस थोड़ी ना। तो मतलब आपके घर से आपके स्कूल की दूरी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अब बताइए, जब आप जाते हैं तो कुछ टाइम लगता है आपके जाने में।
अब टाइम किसी का ज़्यादा किसी का कम लगता है, लग सकता है। टाइम ज़्यादा कम कब लगेगा? स्कूल तो करीब आएगा नहीं आपके घर के, रुको अभी स्टैंड में आ रहे हैं, क्या होगा? रफ्तार। अगर आपकी रफ्तार ज़्यादा होगी, आप दौड़ के जाए, बाइक से जाए, साइकिल से जाए, बस से जाए, ऑटो से जाए, रिक्शा से जाए, आपका मर्जी है। जिस भी सोर्स से आप जा रहे हैं, अगर उसकी रफ्तार ज़्यादा है तो टाइम देखिए जुड़ा हुआ आपस में ना। अगर एक चीज़ बढ़ रहा था या क्या कर अगला घट रहा। अगर आप और तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी में जाए, हमारे बाइक पे चले जाए आप, तो आप 5-6 मिनट में पहुँच जाइएगा। बस में जाइएगा तो ऐसे ऐसे जाइएगा, हिलते खाना वहाँ थोड़ी अरे आराम ना, रेल में रुकिएगा, खैनी खाइएगा, चाय पीजिएगा, पानी भरिएगा, फिर आगे बढ़ के जाएगा, नया में रुकेगा, है ना, सबको पास देगा। आज समझा तो वो रफ्तार का लोग आपका देर रहेगा, देर का टाइम ज़्यादा रहेगा। क्योंकि दो जुड़ा वापस में ना कि अगर रफ्तार ज़्यादा है तो टाइम कम लग रहा और रफ्तार के अंदर टाइम ज़्यादा लग रहा। लेकिन इन दोनों केस में एक चीज़ कॉमन है, क्या बोलो तो? स्कूल की दूरी कांस्टेंट है। अगर स्कूल की दूरी बार बार घटती बढ़ती थी तो बात पकड़ पाते, ज़्यादा लगाना कम लग रहा। इसलिए क्या बोला, इस तरह के चेंज में हमेशा आपको एक चीज़ कांस्टेंट रखना ही होगा। बात समझ में आ रही है? और एग्जांपल दे, 2-3 एग्जांपल और दे। सपोज करो यहाँ पे लड़का प्रमोटर है, बोले बोलते हैं हाँ, मान लो इरफान लड़का प्रमोटर है, मान लो कहिए हो, ठीक है। तो उसको जो है आसिफ बोला कि मेरा ज़मीन खाली है, इसे ज़मीन पे बिल्डिंग बनाना है, तो ठीक है बना देंगे। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। अब बिल्डिंग बनाने वाला मतलब नहीं, इसको बनवाना है वो बनाएगा। तो एग्रीमेंट क्या बना, ठीक है आपका जो है 4 तल्ला बिल्डिंग आपका 1 साल में बनाना के कंप्लीट कर देंगे। एग्रीमेंट हो गया, 1 साल एग्रीमेंट कौन किया? दोनों बीच हुआ। असल में इरफान किया होगा ना, इरफान को 1 साल लग गया। उसको पता है मेरे पास मजदूर कितना है, लेबर कितना है, हम कभी काम ख़त्म बोलो ना कर लेगा। जब एग्रीमेंट हो गया काम करने, जब इरफान हाथ लगाया तो इरफान के पहले 100 मजदूर था, उसी मजदूर के बलबूते वो बोले हाँ काम 1 साल में कर देंगे। अब क्या हुआ, इरफान काम करना शुरू किया, 20 मजदूर गाँव चला गया कुर्बानी में। अब बोला हम आएंगे नहीं लोग। बात समझ में आ रही है? अब इसका मजदूर कम हो गया। अब तो एग्रीमेंट तो कर लिया था 1 साल का, अब जो एग्रीमेंट 1 साल का किया है, इसका जो मजदूर कम हो गया तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना कम लगेगा? देखिए मजदूर एक अलग चीज़ है, घर का बने टाइम में एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन क्या दोनों को जुड़ गया। लेबर कम हो गया तो अब उस साल एग्रीमेंट जो 1 साल का था 1 साल में नहीं मिलेगा। ये बोल रहा कि मेरे खाला का शादी है वो दे, खाला से नहीं खत्म हो गया, तो ये बोलेगा नहीं हो पाएगा भाई। बात समझ में आ रही है? ये बोलेगा नहीं देने होगा, बोलेगा हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसी ना होगा कि अगर टाइम अगर मजदूर कम होगा टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है ना? चलिए बात समझ में आ रही है। अभी अगर मान लीजिए इसको अगर टाइम काम को टाइम पे ख़त्म करना तो क्या करेगा? आप लोग को ले जाएगा, बोला अच्छा थोड़ा काम कर दे जुनाइद, थोड़ा काम कर दे डबल ओवर, तो मजदूर को लाएगा, मजदूर को लाने की कोशिश कर टाइम पे ख़त्म करने के लिए। लेकिन देख रहा है कि इरफान अच्छा पेमेंट कर रहा है, तो सब चला गया, लड़की बोला फिर काम करेंगे सब चला गया। अब क्या जहाँ 100 मजदूर बाद 200 मजदूर काम कर रहा है, अब टाइम क्या होगा? तो मजदूर बढ़ गया टाइम, तो एक बढ़ रहा है घट रहा ना। अगर मजदूर बढ़ जाएगा टाइम कम लगेगा, मजदूर कम हो जाएगा टाइम ज़्यादा लगेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये समझो। अच्छा अब एग्जांपल इसी में का एग्जांपल ले लें। मान लो आसिफ एग्रीमेंट किया था 3 तल्ला का, मान लो किया था, और टाइम को तो कितना दिया 1 साल का। अब आसिफ आगे बोल रहा एक काम करना 5 तल्ला बना दे, 5 तल्ला बना दे वो टाइम में, तो क्या बोलेगा? अगला जाएगा बनेगा, टाइम बेसी लगेगा। क्यों? क्योंकि काम ये काम बढ़ गया, मतलब फ्लोर बढ़ गया, काम बढ़ गया। जब काम बढ़ गया तो टाइम बढ़ेगा ना, टाइम बढ़ेगा तो ये बोलेगा नहीं वही टाइम पे खत्म करना करना पड़ेगा, उसको मजदूर को बढ़ाना पड़ेगा। बोले वही काम बढ़ाएगा तो मजदूर भी, और मजदूर नहीं बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा। फिर बात समझ में आ रही है? मतलब कि अगर एक चीज़ बढ़ेगा दूसरा भी
तो देखो दो एग्जाम्पल आपको, दो तरह के एग्जाम्पल आपको दिया कि एक बढ़ रहा दूसरा घट रहा, और एक एग्जाम्पल है कि एक बढ़ रहा दूसरा भी बढ़ रहा, और एक कम हो रहा दूसरा भी। तो अगर तो अपने आसपास किसी भी तरह का रिलेशन को देखोगे, दो तरह का रिलेशन होता है। एक ही होता है कि अगर एक बढ़ रहा दूसरा ही बढ़ रहा, एक कम हो रहा दूसरा भी कम हो रहा, उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। बढ़ेगा दोनों, घटेगा भी तो दोनों, तो उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट रिलेशन। और कभी ऐसा हो कि एक बढ़ेगा और दूसरा कमेगा, या एक कमा दूसरा बढ़ा, तो उसको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं, इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? एक एग्जाम्पल आपको और दे देंगे बस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में मान लीजिए किसी का है मोजी दुकान, यहाँ पर मोजी दुकान सब है, यहाँ पर जारा कुत्ता का दुकान है। चलिए मान लेते हैं हम लोगों का हुसैन भाई का मोजी का दुकान है, ठीक है। हुसैन भाई का मोजी का दुकान है, और कौन लेने जाएगा? शहबाज को भेज देते हैं। शहबाज जाएगा, शहबाज के घर में 500 रुपया का मान लो हर महीने चीनी आता है। तो क्या करता पता नहीं, उसकी अम्मी 500 रुपये का चीनी हर महीना लेती है। मान लो चीनी का दाम 50 रुपये किलो, 50 रुपये कम उसका ना 40 रुपये। अरे मानने बोल रहे थे हम, एकदम सुंदर बच्चा मानने में गया है। हम बोले 50 रुपया किलो है, तो 500 में कितना चीनी मिलेगा उसको? 10 किलो। तो 10 किलो चीनी से घर जाएगा, उस दुकान से लेके आ रहा है। अब क्या हुआ है कि अब चीनी का दाम जो है गिर गया, दाम चीनी का 10 रुपये बढ़ गया, 60 रुपये किलो। अभी क्या 500 रुपये लेकर के अब बोला वो चीनी दे, अब वो चीनी 10 किलो देगा उसको? कम देगा। तो बोले क्या अगला बार 10 किलो अभी तक कम का दे रहा, तो बोलेगा दाम बढ़ गया। तो बोले उस दाम बढ़ उससे क्या हुआ, तो उतने ही पहले दे देगा ये, क्या होगा? क्वांटिटी कम हो जाएगा ना। क्यों क्वांटिटी कम हो जाएगी? वो चीनी का दाम, जब प्राइस पर किलो का प्राइस हाइक हो गया, तो जितना अमाउंट हम खरीद रहे थे चीनी का क्वांटिटी वो कम हो गया। क्या ख्याल है? ये अगर दाम चीनी कम हो जाएगा तो 500 में चीनी ज़्यादा मिलेगा। इसमें एक चीज़ ये बात मान के चलना है कि ये 500 रुपया से ना कम बेसी खर्चा करेगा ना कम खर्चा करेगा, हर महीने चीनी में 500 रुपये ही खर्चा करेगा। और आपको एक चीज़ कॉन्स्टेंट मानना ही पड़ेगा। इसका भी बोले कि 500 रुपये से 1 रुपये तक बेसी हम देंगे नहीं, तो इतना में चीनी लाना है। अब तो जा जितना मिला ले गया, तो दाम बढ़ जाएगा चीनी, दाम कम हो जाएगा चीनी। यहाँ पर दाम बढ़ रहा है तो एक चीज़, दाम कम हो रहा है एक चीज़। ये बात समझ में आ रही है कि इसको क्या, इस सिचुएशन में क्या बोलेंगे? डायरेक्ट रिलेशन बोलेंगे। या फिर उसी में एग्जाम्पल और लो उसी में कि मान लीजिए कि ये 10 किलो चीनी ले लेता 500 रुपये में। अब इसके लिए बोली जा एक काम पर 20 किलो ले गया, तेरा भाई का जगह है, गुला गुला बनेगा, जा 10 किलो चीनी लेकर गया। अभी 500 रुपये लेकर के आया, मतलब 20 किलो चीनी दे, मेरा अम्मा तो 500 रुपये खर्चा करेगी, उसे देगी नहीं, तो देगा चीनी। जब चीनी ज़्यादा लीजिएगा तो पैसा भी ज़्यादा पैसा लीजिएगा, ज़्यादा चीनी लीजिएगा तो ज़्यादा पैसा देना होगा। क्या ख्याल है? और कम पैसा दीजिएगा तो आप लोगों को यहाँ पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा, दोनों बढ़ रहा, घट रहा। ये कौन सा रिलेशन है? बोलो ठीक है। अभी कितना बच्चा बैठा है वहाँ पर? मान लो यहाँ पर मान लो 80 बच्चे बैठे, सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं 80 बच्चे बैठा हुआ मान लेते हैं, और हम बाहर से हम एक बोरा पल्स मंगा लें, बड़ा बोरा पल्स, सबको बराबर बांटेंगे, तो बराबर बांटेंगे। मान लो आप 80 आदमी बैठे हैं, और मान लो 1600 पल्स, 16 नहीं मान लो 2400 पल्स एक बस्ता में है। हर वो कितना करके मिलेगा? 3 करके मिलेगा ना? बोलो नहीं। अब मान लो जब हम बांटने गए तो 20 आदमी और चला, अब जो पर हेड जो हिस्सा मिल रहा था, जो 3 बेसिक मिलेगा ना कम मिलेगा, तो नंबर ऑफ जब लोग बढ़ जाएंगे तो जो हिस्सा आपके हिस्से में आएगा वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। 20 को और आ गया, अब 1 ठो मिलेगा। बात समझ आ रही है? कुछ और आएगा तो हम बांट भी नहीं करेंगे, रख देंगे, दाना से काट के देना पड़ेगा आधा आधा।
तो यहाँ पर दो तरह का रिलेशन है। अगर आप एक बढ़ा रहे हैं दूसरा ही बढ़ेगा, एक घटा दूसरा भी घटेगा, तो क्या इसको बोलते हैं? डायरेक्ट रिलेशन। और एक क्या बताया कि उल्टा होगा, एक बढ़ रहा दूसरा घट रहा, या एक घट रहा दूसरा बढ़ रहा, इसको बोलते हैं हम लोग। बात समझ में आ गई? तो मैथ के भाषा में सपोज करो ए और बी, अगर इन दोनों के बीच में अगर डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर हम बोले कि ए बढ़ेगा बी बढ़ेगा, या बी बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा, या ए घटे तो बी भी घटे, बी घटे तो ए भी घटे, मतलब दोनों बढ़ेगा दोनों घटेगा, अगर ऐसा हो क्या बोले? कौन रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो इस रिलेशन को हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? तो इस रिलेशन को मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, ए ये साइन है प्रोपोर्शन का, इसका मतलब हो रहा है कि ए और बी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। ए बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, इसको बोलते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शन। साइन ऑफ प्रोपोर्शन ये साइन है वेरिएशन का, ये बताता है कि ए और बी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। ये इक्वल टू नहीं, केकड़े का तरह बना हुआ है, इसको समझ जाइए क्या कि वेरिएशन का साइन है, तो इसका से लिखा जाता है। या अगर मान लीजिए कि अगर हम बोला कि ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में अगर मान लीजिए हम बोला कि उल्टा रिलेशन है, कैसा रिलेशन? उल्टा रिलेशन अगर है तो वो कैसे लिखेंगे? तो वो वाला मैथमेटिकली हम लोग ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, 1/, ये कौन सा रिलेशन क्या इंडिकेट कर रहा? इनवर्स रिलेशन। तो हम इसको लिख भी देते हैं तो अच्छा रहेगा, इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं। गैस और नहीं पढ़ रहे हम लोग, मैथ पढ़ रहे हैं बस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनडायरेक्ट रिलेशन। इनडायरेक्ट रिलेशन या क्या बोलते हैं उसको हम लोग? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनडायरेक्टली मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन या फिर इनडायरेक्ट रिलेशन। और इसको एक और भी बोलते हैं, इसका एक और भी नाम है, इसको इनवर्स रिलेशन भी बोलते हैं। इनवर्स रिलेशन भी बोलते हैं। तो ठीक है पक्का? तो दो तरह का रिलेशन ऐसा लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर आप आपको दें, आप जो स्कूल जा रहे हैं, मान लीजिए आप स्कूल जब जा रहे हैं, स्कूल जाने के लिए आपकी गाड़ी की स्पीड कैसे? गाड़ी का स्पीड आप ऐसे भी जाए, गाड़ी से पैदल जाए, आपका मर्जी है, तो जिस भी सोर्स से आप जा रहे हैं उसकी स्पीड ऐसे है, और जाने में टाइम लग रहा है टी, जाने में टाइम लग रहा है टी। और जहन में ये बात कन्फर्म रहे कि स्कूल का दूरी आपके घर से 100 स्टेप। अब बताओ ए और टी में क्या रिलेशन है? ए और टी में क्या रिलेशन है? स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन है? इनडायरेक्ट है ना। कैसे लिखेंगे तब इसको? ऊपर वाली की तरह नीचे वाली की तरह। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पर? एस प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, ऐसे लिखेंगे 1/, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, दोनों सिमिलर चीज है। बात समझ में आ रही है? कंडीशन अप्लाई क्या चीज है यहाँ पर है कि डिस्टेंस आपका स्कूल से आपका कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा बात रास्ता गाड़ी का भाड़ा की सब बात है, तो भाड़ा के बारे में बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए एक आदमी ऑटो से जा रहा है, यहाँ से लेकर मटियापुर थाना तक का भाड़ा कितना उसका? वो जाएगा, बोला जाएगा रामनगर तक का 2000 कम में चाहिए ना भाड़ा है। मतलब क्या है? मतलब आपका जो भाड़ा लगेगा, आपकी जो दूरी है, इन दोनों के बीच में कौन रिलेशन है? कैसा है?
डायरेक्ट रिलेशन है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप यहाँ खाना जा रहे हैं 10 रुपये, रामनगर जाएंगे 15 रुपये, और खिदीपुर जाएंगे तो और वैसे 20 तो थाना से भाई, यहाँ से 30 रुपये लग जाएगा, है ना? बात समझ में आ रही है? तो मतलब जितना लंबा डिस्टेंस आप कवर कीजिएगा भाड़ा आपको उतना कम डिस्टेंस कवर कम भाड़ा देना पड़ेगा। तो आपका डिस्टेंस, मान लीजिए आपका डिस्टेंस कवर को हम डी से इंडिकेट कर रहे हैं और भाड़ा को इंडिकेट कर रहे हैं फेयर को एफ से। तो बताओ डी और एफ में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? पहला वाला या दूसरा वाला? बी प्रोपोर्शनल टू एफ। ठीक है ना? बोलो, क्लियर है? तो रिलेशन समझ में आ रहा है? तो दो तरह का रिलेशन है, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। ये चीज़ हम लोग और चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे वेरिएशन का, जितना बात लगेगा आपको नहीं बताएंगे। अच्छा, बात समझ में आई? जब हम लोग किसी भी गैस, जैसे एग्जाम्पल अगर आपको हम दें, अगर आपको हम बोले मान लीजिए गैस का वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है, अब बताओ इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? गैस का वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है। जब आराम से सोच समझ के बोलो कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम में क्या चेंज देखेंगे? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? तो इनडायरेक्ट क्यों बोल रहा था? नहीं, यहाँ सीधे की आवाज़ आ रही थी, बहुत लोग बोले, हड़बड़ा के नहीं बोला करो, पाउच करो, सोचो सबको, लेट से बोलो लेकिन सही बोलो, जल्दबाजी बोलने की जगह नहीं है। तो बी और टी के बीच में क्या रिलेशन है? तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग? ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखे, ऐसे लिखे बात। अच्छा, अगर बात जब यहाँ पर तक निकला है, बात एक काम करते हैं लोग, टी को मान लो प्रेशर है, वी को मान लो वी, वॉल्यूम मान लो वी है। अब बताओ ये कौन रिलेशन होगा? जवाब बढ़ने से गैस का वॉल्यूम क्या होता है? जवाब दूंगा गैस का वॉल्यूम। तो गैस का पड़ने वाला प्रेशर और उसका वॉल्यूम के बीच में कौन रिलेशन है? उल्टा है सीधा? उल्टा है सीधा? उल्टा कैसे लिखेंगे उसको? गैस को ऐसे लिखे B प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो अब मेरे ख्याल से अभी आपको डायरेक्ट रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन पकड़ने में आपको समझ में आ गया। किसी को बेटा तो कन्फ्यूजन नहीं हो, क्या ख्याल है? अभी भी वो कन्फ्यूजन, मशीन घबरा के देख रही हो। ठीक है, यहाँ तो बात समझ गए। अब देखिए, जब भी वेरिएशन वाला मामला आता है, जब भी हम लोग सवाल पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करते हैं, जो थ्योरी को पढ़ेंगे या फिर लॉजिक को पढ़ेंगे, लॉजिक को पढ़ने के बाद हम लोग एक रिलेशन ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिखेंगे, चाहे ऐसा या ऐसा या ऐसा या फिर ऐसा ऐसा रिलेशन लिखने के बाद पहला काम मेरा क्या होता है? इस केकड़े की तरह साइन को हटाना। जब भी रिलेशन लिख लेंगे, लिखने के बाद इस केकड़े की तरह साइन को हटाना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर यहीं पर बताया, आपको बताया अगर आपका ए प्रोपोर्शनल टू बी लिखा हुआ है, अगर आपको अपने मामलात को आगे बढ़ाना है, अपने मामलात को आगे बढ़ाना है तो आपको पहले इस साइन को हटाना पड़ेगा। जैसे आप इस साइन को हटाएंगे, आपको यहाँ पर एक इक्वल टू का साइन देना पड़ेगा। बोलो, दे दिए। और देने के बाद आपको अपने पास से यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, के। यहाँ पर क्या बोलेंगे? वेयर। यहाँ पर के बारे में बोलेंगे, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ, K is constant of वेरिएशन। हमेशा जब भी ये काम करेंगे, अभी मामलात को आगे बढ़ाएंगे, हम आगे लेके जाएंगे, तो पहला बार काम क्या करेंगे? रिलेशन को लिखने के बाद उस साइन को हटाएंगे। जब वेट आएंगे वहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाएंगे और साइन देगा कि कांस्टेंट लिखेंगे के के बारे में क्या बोलेंगे? वेयर के इज कांस्टेंट। अच्छा, जरूरी नहीं कि के ही लिखे, हमेशा आप कुछ भी लिख सकते हैं। किसी का मन करेगा वो एम मानने का तो एम मान सकता है, किसी को मन करेगा आर मानने का वो आर मान सकता है, किसी को मन करेगा पी और पी मान सकता है, लेकिन ये ए बी को छोड़ के वो कुछ भी माने चाहे मान सकता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो भी मानेगा क्या बोलेगा? वो के इज कांस्टेंट। लेकिन जो लोग वेरिएशन को लिखा, समझाया और समझा है पहली बार, तो वो लोग कांस्टेंट के ही इस्तेमाल किया। तो जो बड़े लोग बोली गए थे, हम बड़ा बोलो, जो निकाला वही बोला कि भाई हम लोग के मान रहे हैं, तो हम लोग कौन? जब वही लोग माना है तो हम लोग भी के मानेंगे। लेकिन चाहे तो कुछ और भी
मान सकते हैं, अलग अलग समय अलग अलग ही माना जाता है। शुरुआत में समझने के लिए आपको के मानना पड़ेगा। जब जब पढ़ेंगे मैथ में तो आपको हर बार के ही मनवाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं के ही मानेंगे, आप कुछ और भी मान सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम के मानने से बता दिया, अब स्कूल में सर बता रही ने आर मान के सर भूल बुला रही लीजिए, ठीक है ना। तो जब भी हम लोग सन को आगे बढ़ाएंगे तो पहले क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन को हटा करके बाद कांस्टेंट लगाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ लगाएंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, E इक्वल टू के बी। हाँ, जैसे ही के लगाएंगे संग संग बोलेंगे के कौन है, हर जगह कहीं पर भी है, यहाँ पर भी अगर लगाएं के इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अभी कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, काहे लगाते हैं, ये अभी आपका समझ का विषय नहीं है। कि जब हम पढ़ाएंगे आपको मैथमेटिक्स, जब मैथ पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे कांस्टेंट क्यों लगाते हैं। बचा कुछ नहीं रहेगा, बस खाली बचा ही रहेगा तो पढ़ेगा एग्जाम्पल दे रहे सभी तो नहीं पढ़ते, तो माँ कसम खा के आए नहीं ऐसी रखते अम्मी आप कसम दीजिए, आप कसम खा रहे पढ़ेंगे नहीं जाएंगे, लेकिन पढ़ेंगे नहीं, माँ कसम खा रही आपसे मोहब्बत करता है, कसम खा लिया हम तो एकदम नहीं पढ़ेंगे। ऐसी कसम खाए ना, नहीं सर कैसे मालूम हुआ, सोच रहा था ना, मालूम नहीं। ठीक है, अब उसका फोटो लो। तो अभी खत्म नहीं हुई, थोड़ा बाकी समझो। वो लगता नहीं 400 लोग में से बहुत समझ हो गया आज। चलो फोटो चलो, ठीक है, चलिए बिठा दे इसको। फोटो खराब होगा, जो बोलना आसिफ तो बोलना, पसंदीदा कर लो। तो अभी देखिए, अगर आपको हम एग्जाम्पल जब दे रहे थे, स्कूल वाले जब एग्जाम्पल दे रहे थे तो 3 चीज़ें आपस में जुड़ी हुई थी। क्या क्या चीज़ था बोलो तो, आपके घर से आपके स्कूल की दूरी, टाइम और स्पीड, ये 3 चीज़ था। अगर वो प्रमोटर वाले घर का मामला था तो यहाँ भी 3 चीज़ जुड़ा हुआ था। क्या बोलो तो, टाइम, मजदूर और बिल्डिंग कितना बड़ा बनना है ना। तो सही से मामला को समझने के लिए आपको किसी एक को रख रहे थे हम लोग ना। यही बात को गैस लॉ में बता रहे थे शुरुआत में आपको कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। गैस में देखो 3 ही चीज़ मेन है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये 3 चीज़ों में से हम लोग हमेशा एक चीज़ को कांस्टेंट रखेंगे। उसमें चीज़ और भी एक्स्ट्रा भी है, गैस का मास, वो तो खैर दोनों में कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है। देखिए, तो अभी आपको जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं आपको थ्योरम ऑफ ज्वाइंट वेरिएशन। थ्योरम ऑफ ज्वाइंट वेरिएशन 4 लाइन का थ्योरम है। देखो, सपोज कर लो 3 फिजिकल क्वांटिटी है, 3 फिजिकल क्वांटिटी, एक है ए, एक बी और एक सी। आप इसको दिमाग में कोई एग्जाम्पल से आप तस्वीर कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो सपोज कीजिए हम लोग मान लेते हैं कि ए और बी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। ए और बी के बीच में मान लेते हैं रिलेशन है और बी के बीच में, लेकिन वहाँ पर सी क्या चीज़ है, सी को फिक्स करना पड़ेगा। when C is fixed, यही बता रहे हैं आपको कि आप एक चीज़ को फिक्स आपको रखना होगा, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए आप ये देख रहे हैं कि ए और सी के बीच में उल्टा रिलेशन है, तो यहाँ पर कौन फिक्स होगा, when B is fixed, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो जब ए और बी में देख रहे सी को फिक्स रखा, जब ए और सी देख रहे तो बी को फिक्स रखा। अब दोनों को मिला देंगे, हम दोनों को मिला देंगे, लिखेंगे बाय थ्योरम ऑफ ज्वाइंट वेरिएशन। ज्वाइंट वेरिएशन के थ्योरम के मुताबिक हम लोग लिख सकते हैं क्या, A प्रोपोर्शनल टू, इन दोनों को जरब कर देंगे B इंटू 1/C, मतलब क्या हो जाएगा B प्रोपोर्शनल टू
ए प्रोपोर्शनल टू बी बाई सी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हेन क्या होगा बोलो तो, नजर बोलो, व्हेन बी एंड सी बोथ क्या होगा बोलो तो, बोथ वैरी, यहाँ कॉन्स्टेंट नहीं होगा, बोथ यहाँ फिक्स लिखा ना, यहाँ फिक्स, यहाँ बोथ बी एंड सी बोथ वैरी होगा। बी सी बोथ वैरी का मतलब क्या होगा, इसको समझाते फिर हम स्टार्ट करते हैं बॉल्स लॉ। ये था अलग अलग देखना, जब आप ए और बी के बीच में देख रहे सी कांस्टेंट रखेंगे, जब सी ए और सी के बीच में देख रहे बी को कांस्टेंट रखेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हर कुछ एक साथ बदलता रहता है। जैसे मान लो हम लोग अभी इस कंडीशन में यहीं पर इसी कमरे में खिड़की खुला हुआ है, पंखा चल रहा है, भीड़ लगी हुई है, यहीं पर हम लोग गैस एक्सपेरिमेंट करें, यहाँ पर क्या होगा हम लोगों का, कुछ हम लोग कांस्टेंट, गर्मी बढ़ सकता है, प्रेशर कम हो सकता है, प्रेशर बढ़ सकता है, गर्मी। या मान लो इस प्रमोटर के बारे में बात करें तो काम दिया हुआ इसको, मजदूर भी बीमार पड़ भी सकता है, बढ़ भी सकता है, ये बीच में काम को बढ़ा भी सकता है, बीच में काम को। तो जब बहुत सारी एक साथ जब चेंज होगा तो एक साथ चेंज होगा तो उस वक्त इस्तेमाल करते हैं हम लोग थ्योरम ऑफ ज्वाइंट वेरिएशन। मतलब कि जब हम लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहें कि गैस के ऊपर हम प्रेशर भी दे रहे हैं और गर्मी भी दे रहे हैं, बात समझ में आ रही है, प्रेशर से गैस का वॉल्यूम कम होगा, गर्मी से बढ़ेगा, गैस जरा कंफ्यूज हम करेगा, है ना, तो गैस क्या सोच रहे देखेगा, इसका जो वेपर हावी होगा हम उसकी तरफ चले जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। कभी कभी ऐसे हुआ कि गर्मी कम, ठंडा, गैस ठंडा कर रहे हैं लेकिन बाहर से प्रेशर को भी कम कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, ठंडा करने से गैस करीब आएगा, अब प्रेशर है गैस को भागना है, अब गैस करीब जब भागे या नहीं भागे, तो गैस क्या उस टाइम मिला जुला असर दिखाएगा। मेरी बात समझ में, जब ये प्रेशर और टेम्परेचर जब एक साथ चेंज होगा तो उस वक्त ये वाला थ्योरम लगेगा। और जब अलग अलग होगा तो बात समझ में आ रही है, जब तुम टेम्परेचर और गैस के वॉल्यूम में फर्क देखो तो प्रेशर कांस्टेंट है, तब उस टाइम ये दोनों लगेगा कोई भी एक। लेकिन जब तुम गैस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और एट वंस तुम्हारा एक साथ साइमल्टेनियसली तुम्हारा गैस का वॉल्यूम, प्रेशर भी चेंज हो रहा है और गैस का टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, तो उस वक्त तुमको ज्वाइंट, दोनों ज्वाइंट के साथ मिल गया, तो नाम क्या बोला इसका, ज्वाइंट वेरिएशन। तो इस केस में क्या हो रहा है, इसे क्या लिखा है, इस केस में दोनों वेरी कर रहा है। ये पढ़ेंगे 400 वर्ष में मिलाएंगे उस टाइम पढ़ेंगे, अभी इसी बता दिया। अभी तीनों ही जो जब लिखा है ये भी आपका पूरा फिजिकल साइंस को आसान कर देगा। ये जो लॉजिक बताया ऐसे गैस लॉ में नहीं रहेगा, ये लॉजिक आपका थर्मल एक्सपेंशन में रहेगा, ये लॉजिक आपका क्या नाम उसका इलेक्ट्रिसिटी करंट में रहेगा, ये लॉजिक आपका करंट में तो बेताशा लगेगा वाला, और एक चलते याद नहीं आ रहा हमको, लाइट में भी एक दो जगह है जो वहाँ पर ये लगेगा। ये बहुत जगह फिजिक्स में आपको भी और लगने वाला है, मैथ में देखकर पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर तरह का एग्जाम्पल है। बात समझ में आ रही है, तो ये समझ गए वेरिएशन। तो तीन तरह का बात बताया आपको वेरिएशन, एक बताया डायरेक्टली, एक बताया इनडायरेक्टली और एक बताया ज्वाइंट। ज्वाइंट में क्या होगा कि तीनों चेंज हो सकता है। अगर हम बात करें स्कूल वाला तो उस केस में क्या होगा, स्कूल आगे पीछे, स्कूल आपका बस के ऊपर स्कूल है, स्कूल भाग सकता है आगे पीछे, सब बोलने का मतलब ये है, ठीक है, बोलो ठीक है। और एग्जाम्पल तुम्हारा दें, ठीक है, तो प्रोड्यूस हो गया, तो हमने हेडिंग किया बॉल्स लॉ, इसके बारे में पढ़ा ही नहीं, अब पढ़ेंगे बॉल्स। बॉल्स लॉ जो है, बॉल्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो कि गैस का जो वॉल्यूम और उसके बीच का और उसके ऊपर का प्रेशर, गैस का वॉल्यूम और उसके ऊपर पड़ने वाला दबाव, इसके बारे में बात करते हैं कि प्रेशर बढ़ने से गैस के वॉल्यूम में क्या तब्दीली देखने को मिलेगी, या प्रेशर कम करने से गैस का वॉल्यूम में क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम में क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो अब तक यहाँ तक आप लोग बात समझ गए आपने, लेकिन लॉ आपको समझ में आ गया। क्या होना चाहिए, दबाव देने से गैस का वॉल्यूम में क्या तब्दीली होनी चाहिए, कोई बोला बढ़ना चाहिए, कोई आदमी बोला
मैंने बोल कुछ बोलिए ना। प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, वॉल्यूम में कमी आएगी, और इसे कम करने से तो ये गैस के ऊपर जो दबाव पड़ेगा और गैस का जो वॉल्यूम है, दोनों के बीच पे कौन सा रिलेशन हुआ, हाँ जी, तो कैसा लिखेंगे, वैसा ना ऐसा, ऐसा लिखेंगे। तो P प्रोपोर्शनल टू 1 बाई, यही होगा ना, इसका नहीं बात, P प्रोपोर्शनल टू 1 बाई V, यही है बोल्स लॉ। अब बोलो कौन सा खतरनाक बात बोलो, तो हम लोग खुद बोल दिया, इतना समझे कि हम लोग खुद ही समझ गया कि प्रेशर देने से गैस का वॉल्यूम में क्या चेंज देखने को मिलेगा। तो गैस के ऊपर दबाव डालेंगे तो उसके वॉल्यूम में कमी आएगी, अगर दबाव कम करेंगे तो वॉल्यूम में इजाफा होगा। यही है बोल्स लॉ, यही है बोल्स लॉ। बॉयल्स का जो लॉ है वो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ही है। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या बात है, यही बात हो सकता है, कुछ और आपको लग रहा हो सकता है, हाँ जी, थोड़ा दिमाग लगाओ, छूट रहा है जी, हाँ सही पकड़े हैं भैया, अभी जी कर देखता है ना, ठीक बोला, ये टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, वो बोलना पड़ेगा ना, इसलिए साइंटिस्ट है, हम लोग आम आदमी जो साड़ा आम पोछा आम। जब साइंटिस्ट लॉ दे रहा क्या बताया, वो हर कंडीशन को नोटिस करता है। तो बॉयल्स लॉ में क्या बोला, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन है, या कांस्टेंट कौन होगा, तो बोलना पड़ेगा यहाँ पर व्हेन, अभी लिखा है ना वेरिएशन में अलग अलग जब बता रहे थे, तो व्हेन T एंड K मतलब क्या, मास ऑफ द गैस, MR फिक्स बोले कांस्टेंट बोले की बात है, मतलब कि अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होगा, अगर प्रेशर को कम कर देंगे वॉल्यूम ज़्यादा होगा। बस अब की कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर और गैस का मास कांस्टेंट हो। टेम्परेचर नहीं बोले, गैस के ऊपर पड़ने वाला टेम्परेचर या गैस के सराउंडिंग का टेम्परेचर। गैस का टेम्परेचर का मतलब क्या, गैस का टेम्परेचर कुछ होता नहीं है, गैस के आसपास का टेम्परेचर। फिर से बोलते हैं एक बात, गैस के ऊपर पड़ने वाला दबाव अगर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम, अगर गैस के ऊपर पड़ने वाले दबाव को कम कर देंगे, तो आसान डिफिनेशन बता रहे हैं, वैसे लिख लीजिएगा कॉपी। गैस के ऊपर पड़ने वाला दबाव को अगर हम कम करें तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा। दबाव को अगर गैस के ऊपर पड़ने वाले दबाव को हम बढ़ा दें तो वॉल्यूम है जी घटेगा। तो प्रेशर को इंक्रीज करेंगे गैस की वजह से, वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे, और वॉल्यूम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। लास्ट आपको वो बात बोलना पड़ेगा, कौन बात बोलना पड़ेगा कि एक शर्त है, कंडीशन अप्लाई है कि टेम्परेचर और गैस का मास, ये अभी एग्जैक्ट आपका बोल्स लॉ बुक में यही बात लिखा होगा। अब वो अलग अलग भाषा में लिखा होगा, कैसे लिखा होगा, एक आसान सा और बताया कि हम इसी कैसे होता खाट हम भी नहीं बोल सकते, हमें आम भाषा में जो पहले बात है कि अगर गैस का टेम्परेचर और गैस का मास कांस्टेंट हो तो प्रेशर देने से गैस का वॉल्यूम कम होगा, और प्रेशर कम करने से गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। उर्दू कुछ इस तरह से लिखा होगा, किसी दी हुई कीमियत का गैस का मास का अगर दर्जात मुय्यन रहे तो उस पर पड़ने वाला दबाव और गैस का हजम उन दोनों के बीच में बिलोवास्ता मुतनासिब होगा, ऐसे कुछ लिखा होगा। हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इतना बहुत ज़माना बाद देख रहे हैं तो देख लेते क्या लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ, मुय्यन दर्जा हरारत पर किसी गैस की दी हुई कीमियत का हजम उसके दबाव के बिल वास्ता मुतनासिब होता है। अब बताओ लाइन से क्या समझ में आ रहा है, ये जो बात हम बोले वही बात यही बोल रहा है। बिल वास्ता को वो लोग वहाँ पर लिखा है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसका माने हुआ। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है दी हुई मास यानी कि मास फिक्स, और शुरू में बोल दिया था मुय्यन दर्जा यानी कि फिक्स टेम्परेचर। तो फिजिक्स में ये है कि अगर आप अपनी आसान भाषा में समझ के लिख रहे हैं और इस तरह से बता रहे तो भी नंबर मिलेगा आपको। और इसको अगर समझिएगा तो ये तभी समझ आएगा जब आपको समझ में आया, तब आप इसको याद करने में आपको अच्छा लगेगा। वरना क्या है कि अब आप लिख पाइएगा तो एकदम बताया
आप ऐसे लिख पाइएगा। ऐसे याद रखें तो ऐसे ही आपको होने वाला नहीं, याद तो खींचेगा नहीं करना, उसके लिए कमर बढ़ाना पड़ता है। और याद का रट्टा मार के तो फिनिश हो ही नहीं सकता। मुश्किल से 22 नंबर आ गया, 3 नंबर तो थे। तो ये था बॉल्स लॉ, इन शॉर्ट ये था आपका बॉल्स लॉ। अब फिर क्या बताया था, हम जैसे ही मामला को आगे बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग जी, प्रोफेशनल का क्वेश्चन का, हाँ इसको हटाएंगे साइन, यहाँ लगाएंगे के 1/v, p इक्वल टू k/v। यहाँ पर k के बारे में सकते क्या बोलेंगे, where k is constant of variation। दोनों समझ में आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो p इक्वल टू क्या होगा, p इंटू v हो जाएगा ना, इक्वल टू k, ठीक है ना। तो पी वी इक्वल टू के के बारे में क्या पता, क्या चीज़ है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब एग्जाम में कभी कभी कैसे क्वेश्चन आता है, ऐसे बोल देगा p/v इक्वल टू कांस्टेंट, p इंटू v इक्वल टू कांस्टेंट, p इक्वल टू p और ऐसे लिखा रहेगा p इनवर्स कांस्टेंट या 1/pv इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब वो क्वेश्चन में पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स बोल्ट्स लॉ। अभी ना समझ में आया, एग्जाम में इसका इम्तहान होगा, बात समझ में आ रही है, तो एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर इस लॉ को मॉडिफाई करके इसको इस फॉर्म में लिखा गया, P1 V1 P2 और V2, P1 V1 P2 V2। ये इसका, अब ये भी एग्जाम में इसका भी ऑप्शन देता है एग्जाम में, इधर कौन सा जो है बोल्ट्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। कभी ये इस शक्ल में आता है और कभी कभी ये इस शक्ल में भी आता है, P1/P2 V2/V1। क्या हो बोले तो इस V को नीचे ले गए और इस P2 को नीचे लाए, बात समझ में आ रही है। कभी कभी ये वाला ऑप्शन में ऐसे भी लिखा हुआ आता है V1/V2 और P2/P1। तो आपको करना क्या है, कैसे एग्जाम में पकड़ेंगे, हम लोग को याद रखना है सिर्फ ये वाला ऑप्शन, ये वाला को याद रखना है। अगर इस तरह से कुछ आया हम लोग उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर ये वाला आ रहा है तो मतलब ठीक है, नहीं आ रहा मतलब ठीक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको कंफ्यूज करने के लिए हम ऐसे एग्जाम्पल आपको देके दिखा रहे हैं। देखिए आप इसे मान लीजिए P1/P2 और V1/V2। हम बोलेंगे कि ये वाला ट्रू फॉल्स अगर आपको बोला, हम बोल रहे हैं कि ये वाला बोल्ट्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रू या फॉल्स। तो कैसे मालूम होगा, आप इससे मत मिलाइए, आप इसको याद रखिए। आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या होगा P1/V2 हो जाएगा और P2/V1 हो जाएगा, जो कि कहानी था नहीं, मतलब या तो 1 होगा ना 2 एक साथ रहेगा, तो मतलब ये बोल्ट्स लॉ को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। एग्जाम में ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन पूछता है और बच्चों से पूछता है, याद करके पास करना है। 22 नंबर, ठीक है। अभी कहानी बता रही वैसे बहुत कहानी है, ठीक है। तो अभी फिलहाल बोल्ट्स लॉ समझने में कोई परेशानी समझ में आ गया? इतना समझाया स्कूल में पढ़ा देगा, चलो ये नहीं पढ़ता काम नहीं लगा, पढ़ा देगा। ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या था सुनिए। अब यहाँ से कुछ ग्राफ ड्रॉ करने का आता बड़ा, हर साल एक ग्राफ रहता है, 5 ग्राफ है, 5 ग्राफ पे एक ग्राफ हमेशा वाला अभी जो बताएंगे, 5 ग्राफ पूरा आज ही नहीं होगा। अच्छा आज शायद 5 या 6 ग्राफ है, 6 में हर साल एक ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आता है। अभी 6 बताएंगे, आज एक नंबर आपका आएगा एग्जाम, आएगा ही आएगा, 6 ग्राफ में एक ग्राफ आएगा। आज 6 नहीं होगा, शायद 4 या 5 ग्राफ होगा। कुछ है नहीं, ग्राफ का डिज़ाइन बनाएंगे और तो याद करना है
कि ग्राफ कैसे बना। ठीक है, चलिए इसको मिटा दें। छोड़ोगे ना, ये मार खाते नहीं। अच्छा, ये फॉर्मूले में एक चीज एक्सप्लेन नहीं किया हम कि P1 V1 P2 V2 क्या चीज़ है, तो बताया ही नहीं कि रह आता है। तो फॉर्मूला में लिखा है P1 और V1 P2 और V2। इसका मतलब क्या है? सपोज कीजिए कि हफीज भाई कौन है, मान लो यही है बॉन्ड, ठीक है, ये बैठा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो ये क्या करे, तो कंटेनर में गैस दबा, कंटेनर है, इसका अंदर गैस भरा हुआ है। अब एक पिस्टन से क्या करेगा, वो कुछ प्रेशर डालेगा इसके ऊपर। मान लो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाला, गैस का वॉल्यूम कम हुआ, नोट किया, मतलब हम इतना प्रेशर दिया, हम इतना कुछ दिया, वॉल्यूम क्या हो गया, मान लो हम 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया, फॉर एग्जाम्पल दे रहा मैं, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया और इसका वॉल्यूम क्या हो गया, और कितना कम हो गया, 3 लीटर कम हो गया, मान लो कितना कम हो गया, 3 लीटर इसका वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है, हुआ फिर यहाँ तो नोट कर लिया, इतना बढ़ाने से प्रेशर इसका वॉल्यूम इतना कम हुआ। फिर क्या किया हुआ, लिखने के बाद फिर और बढ़ाया प्रेशर, तो यह प्रेशर कौन सा हो गया, दूसरा प्रेशर हो गया, तो दूसरा रीडिंग है ना, दूसरा रीडिंग है मतलब दूसरा प्रेशर हो गया, तो क्या उसको बोलेगा वो P2। अब वो बढ़ाया 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाया, कितना बढ़ाया, अब देख रहा है उसका वॉल्यूम कितना कम हो गया, 6 लीटर कम हो गया, फॉर एग्जाम्पल। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ हाँ जी। तो ये सब ये P1 V1 और P2 V2 का मतलब ये होगा। P1 का मतलब इनिशियल प्रेशर शुरुआत में डाला, P2 का मतलब फाइनल प्रेशर, दूसरा प्रेशर। V1 का मतलब वो वॉल्यूम जो P1 के डालने से आया, और V2 का मतलब वो वॉल्यूम जो P2 के डालने से आया। अच्छा, जब हमें डाली कभी कभी रिलीज भी कर सकते हैं कि P1 कम किया, P1 इतना कम किया, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 3 लीटर बढ़ गया, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब ये वाला वॉल्यूम जो है, चाहे घटे बढ़े, वो क्या इतना प्रेशर देने पर, ये वॉल्यूम घटे बढ़े इतना प्रेशर देने या कम करने पर, तो जो शुरुआत में देगा उसको 1-1 बोलेंगे हमेशा। P1 देने लेने से जो वॉल्यूम कम बेसी होगा उसको बोलेंगे V1। दूसरा प्रेशर P2 देने से कम करने जो वॉल्यूम होगा उसको बोलेंगे V1 और V2। ये जो इसलिए बता रहे हैं कि इसके ऊपर एग्जाम में हमेशा 3 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, एकदम इजी न्यूमेरिकल आता है। मैथ देख के बट फिजिकल का डर जाता, पता नहीं कहाँ आ गया, बनेगा नहीं होगा, लेकिन हल्का सा फॉर्मूला याद है और सवाल पढ़ के हम तो आपको देंगे भी 10-12 क्वेश्चन, उसमें से कॉमन रह जाएगा, वो करके नहीं आ पाता बच्चा लोग। समझ में आ रहा है? अभी तो बताएं न्यूमेरिकल, तो बोलने के मतलब है कि आपको बस जो देंगे आपको पढ़ लेना, जहाँ इंपॉर्टेंट बोल लो हल्के में लेने का नहीं है। कभी कभी ऐसे बोलो आवाज चल आता है कि कौन बच्चा अपना क्लास में माँ कसम पैसा नहीं पढ़ेगी, ब्रिक्स मारे क्या बोलेगा, दे लो क्या बोलेगा, चला हम लोग पढ़ने वाले क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पढ़ने वाले हम लोग ग्राफिकल ठीक है। चलिए क्या पे ग्राफ पढ़ेंगे हम लोग पहला ही ग्राफ पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर P वर्सेस V ग्राफ। अगर आपको ड्रॉ करने बोले कि P वर्सेस V ग्राफ, बाकायदा ऑप्शन में चलाता है, तो कहीं भी चलाएगा आपसे, तो P वर्सेस V ग्राफ कैसे आप ड्रॉ करेंगे। मेरे पास यहाँ स्केल एकदम अच्छा रहता है, थोड़े से काम चल जाएगा। P वर्सेस V ग्राफ, देखो P वर्सेस V ग्राफ, ऐसे बनाएंगे, एक लाइन ऐसे बनाएंगे। ग्राफ याद आ रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो अगर सर यहाँ भी तो होता था,
यहाँ भी जो होता था तो फिर यहाँ का ग्राफ वहाँ ग्राफ नहीं बनता, क्योंकि ये वाला नेगेटिव एक्सिस था, ये भी नेगेटिव था, सिर्फ पॉजिटिव लेके बनाया गया था। तो एक यहाँ एरो दीजिए और यहाँ पर एरो दीजिए, यहाँ पर लिखिएगा P, यहाँ पर लिखिएगा V, और ये आपका है ओरिजिन, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पर V और यहाँ पर P, ये वो आपको P वर्सेस V ग्राफ। तो कैसा ग्राफ बनेगा P वर्सेस V ग्राफ? तो उसका डिजाइन ऐसा बनेगा, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस ग्राफ का नेचर है रेक्टेंगुलर। ये अभी आपको समझने में कोई दरकार नहीं है, इसे आपको याद कर लेना चाहिए आप, क्योंकि ये पढ़ने के लिए आपको प्रयोग किया जाना पड़ेगा, ट्वेल्व में साइंस लेके पढ़ना पड़ेगा, तब ग्राफ समझ में आएगा। अभी समझ लगाने है बच्चे बोल रहे याद करें रेक्टेंगुलर हाइपर। एक काम की बात सुनो जरा, काम की बात ये है कि ज़िंदगी में काम आएगा ये बात कि हर बात जो चीज़ बताया जाता है, जो बात बताया जाता है, तो हर बात कभी कभी समझ में नहीं आती, कि हर बात तो कोई एज में समझ में आ जाए। हमारे सर ऐसे ही बोलते थे, बांग्ला टीचर था, बोला चौथे बड़े बांग्ला में जितना কথা বলছি আমি সব এক উনি বুঝতে পারবে না, কিছু পরে তুমি বুঝতে পারবে। হ্যাঁ এরকম স্যার বলেছিলেন, ঠিক আছে। मैं ऐसे करके बांग्ला में बोलता बोलते बोलने लगा था कि जो कुछ बात ऐसा भी तुमको भी बताया जाएगा कि जो कभी लगेगा कहाँ हो रहा है तो समझ ही नहीं आ रहा, उसको आपको रट लेना है, सबको रटे नहीं, कुछ चीज़ को मुँह पूछते कोई ना, ऐसे बोलता था। जब आप पढ़ते कुछ ऊपर चला जाएगा तब तुमको वो बात समझ में आएगा, अच्छा ये वाला जो है ये सर उस टाइम बताए थे, वाला उस टाइम ये वो अब समझ में आएगा 5 साल के बाद। अगर सर उस टाइम समझाते तो 5 साल सर के पास रहना पड़ता। बात समझ में आ रही है? तो कुछ जो बात ऐसी बता रहे हैं आपको समझ में नहीं आएगा, आपको सिर्फ उसको मान लेना है। जब बोल रहे हैं तो ऐसा होता है, जहाँ पर तक का समझाने को हम पूरा कोशिश समझाते हैं, जो चीज़ समझा के अपनी समझी को हम नहीं समझाते। मेरी बात समझ में आ रही है? फायदा नहीं है ना, फालतू बैठा रहा है। जो चीज़ आपको समझ में आएगा ही नहीं वो आपके लेवल का है, तो तक जाते ही नहीं। जो आपके लेवल का जाता है वो समझना वहाँ तक हम समझाते हैं। जब कुछ बात नहीं समझ आ रहे बोले याद कर लो, उसको याद कर लेना। ऐसी पढ़ाई में हर एक मामले में कुछ बातें जब मना करते हैं तो उसको मान लो ये बात मना कर रहे हैं, और उसको दिमाग नहीं मारो काहे मना कर रही है, क्या वजह होगा, बस मना कर रही है मान लो, तो तुमको बाद में जाके समझ में आएगा। अच्छा ये बात सर उस टाइम बोलते थे या कहीं और पढ़ वो सर बोलते थे, आज हम यहाँ तक पहुँचे तो वो बात नहीं वो मान लिए थे और उसका फल है। ये बात समझ में आ रही है? जिंदगी में से बहुत सारा हादसा पेश आएगा, हम ही हैं सब, मेरे साथ ही सर क्यों हो रहा है, हम ही से मेरे साथ ही क्यों हो रहा, हम ही क्यों ऐसा हो गए, हम ही से दुनिया में ख़राब ऐसा क्या ही कर रहे हैं। तो कभी कभी हालात बहुत ख़राब पेश आते हैं, हमारे साथ इतनी गरीबी क्यों है, हमें इतने मसाइल क्यों हैं, तो आपको उस वक्त समझ में नहीं आएगा। ज़िंदगी में घटना घट है, आप कुछ बन जाइएगा आने वाले 8-10 साल के बाद, तो आपको समझ आएगा अच्छा मेरे साथ जो घटना घटा था क्लास 10 में या 11-12 में, आज जो हमें वो उसी खराब घटना घटने की वजह से है। इसीलिए बोला था 2 प्लान होता है, एक होता है बंदे का प्लान, एक होता है अल्लाह का प्लान। होगा कौन प्लान? जो अल्लाह का प्लान है वही होगा। अल्लाह का प्लान में कभी कभी तकलीफ आ सकता है, लेकिन बाद में लॉन्ग टर्म उसका फ़ायदा मिलता है। तो जब कुछ दुश्वारी पेश आ रही है तो उससे हार नहीं मानना, आगे बढ़ते रहना। जब वो हालात अपने आप आपको मोड़ेगा होता है जहाँ आपको पहुँचना है। सब तो कभी को लिखा के आया किसको मोबाइल चलाना है और किसको मेरी बात समझ आए। तो कुछ बात को आपको मन में डाल लेना है। हम बोले या आपके अम्मा तो बोले या आपके स्कूल के सर बोले या ट्यूशन के बाकी टीचर लोग बोले, जो बोलते बस मान लीजिए बात पे काम ही आने वाला है। हटर दिमाग नहीं मारेगा। सर बाल के पीछे काहे पड़े रहती है, सब बाल कटाने में क्या प्रॉब्लम, दिमाग तो अंदर है। बाल अगर नहीं भी कटाएं या छोटा पैंट पहन कर क्या फ़र्क पड़ता है उससे, बाल से क्या ही फ़र्क आ जाएगा नॉलेज में। अभी समझ नहीं आ रहा है बेटा, जब तुम बन जाएगा तो समझ आएगा तो आएगा उस टाइम यहाँ सर ठीक है बोलते थे। क्योंकि आवारा बनने में या आवारी बनने में ये रास्ता ये स्टार्ट हो, ये शुरू ये रास्ता है, बस ये हो गया। तो आवारा बनने के रास्ते में कदम बढ़ा दिया या बढ़ा दिया। नहीं समझ में आ रहा, जब हमसे मिलेगा 5 साल के बाद तो ये इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो एग्जाम में पूछता है कि P वर्सेस V ग्राफ, P वर्सेस V ग्राफ का नेचर कैसा होता है। जवाब होगा उसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कभी कभी आता है कि P वर्सेस V ग्राफ को ड्रॉ करो,
ये ड्रॉ हो। बात समझ में आ रही है। और ये ग्राफ का या ये ग्राफ किस इक्वेशन से बनता है? ये ग्राफ बनता है इस वाले इक्वेशन से, P इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो पूछ ले, कभी कभी ऐसा पूछता है कि P इक्वल टू कॉन्स्टेंट को अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो कैसा ग्राफ बनेगा, उसका नेचर बताओ। क्या कहीं बोलेगा P इक्वल टू कॉन्स्टेंट ग्राफ बना के दिखाओ, तो समझ चल ये कौन सा ग्राफ है? P वर्सेस P ग्राफ है। ठीक है। उसके बाद देखो अब एक ग्राफ नंबर 2, तो ग्राफ पर खत्म कर दिया। PV वर्सेस P ग्राफ, PV वर्सेस P ग्राफ। तो PV वर्सेस P ग्राफ कैसे बनेगा सर, उसको भी देख लीजिए आप। बाहर किसी को पोलियो लेगा नहीं सर बात। PV वर्सेस P ग्राफ। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा आपका? ये ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। ग्राफ ऐसा बनेगा हमारे पैरेलल टू P एक्सिस के पैरेलल बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ हुआ। इसके अलावा तो बोलने का नहीं है। इसके अलावा ये ग्राफ आप ग्राफ नंबर 3 PV वर्सेस B ग्राफ, ये कैसा बनेगा भाई, वो भी देख लीजिए। ये भी पहले कैसा बनेगा, इसी के ऊपर जो बनाया उसी की तरह बनेगा। सीधा है जी, तो सीधा कर लीजिएगा आप लोग। PV वर्सेस B ग्राफ। पैरेलल टू V एक्सिस। क्या ग्राफ? 3 ग्राफ हो ना, और 2 ग्राफ है छोटा सा, इसको तो हम जानने होगा कभी कर पाएंगे। फोटो लिखा हुआ है सब, फोटो चलो 4 नंबर की आ गया हो गया। 4 नंबर ग्राफ देखिए, 4 नंबर ग्राफ देखिए। 4 नंबर ग्राफ में P वर्सेस 1/V ग्राफ। ये ग्राफ कैसा बनेगा? हम ग्राफ लिखना भी बता रहे हैं, कैसे एग्जाम में याद कीजिए ग्राफ को। ये आपका और आखिरी ग्राफ आज का, आखिरी टॉपिक आज का 5 नंबर। 5 नंबर ग्राफ कैसे बनेगा? वहाँ पर ग्राफ होगा V वर्सेस 1/P ग्राफ। समझिए 5 ग्राफ में अब एग्जाम में एक ग्राफ श्योर आएगा, श्योर। तो ये ग्राफ हो गया। इस पांचों ग्राफ में आपको जो 5 ग्राफ लिखा इससे आपको आएगा कि P वर्सेस 1/V ग्राफ ड्रॉ करो, आपको बस ये बना देना। अगर ग्राफ ड्रॉ करने आएगा तो 2 नंबर का आएगा,
और सिर्फ MCQ में आएगा ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर आपको टिक मारना 1 नंबर रहेगा। अब यहाँ ग्राफ लिखने में एक मसला ये होता है कि सर यहाँ पर अक्सर जो बच्चा लोग भूल जाता है, यहाँ पर क्या रखिए, यहाँ पर क्या रखिए, कभी कभी इसको यहाँ रख दिया, उसको वहाँ रख दिया, उसको वहाँ, उसको यहाँ रख दिया, तो सर ग्राफ नंबर फिर 0 मिल जाता है। तो अगर एग्जाम में कभी ऐसे ग्राफ आए, जैसे मान लीजिए अगर आपको ग्राफ आया कि P वर्सेस D ग्राफ में, तो देखो बाएं तरफ क्या लिखा हुआ है, बाएं तरफ क्या P लिखा हुआ है, वहाँ से इसको बीच मानो तो P इस तरफ है, जो बाएं तरफ है वो हमेशा कहाँ रहेगा, y एक्सिस पे रहेगा। देखो जो बाएं तरफ है वो y एक्सिस पे, देखो सब देखो y एक्सिस में। तो अगर तुम सही से प्लॉट कर लिया तो तुमको नंबर आधा अच्छी मिल जाएगा। ये P यहाँ पर, P यहाँ दे दिया, यहाँ पर चलाया नहीं, पर जहाँ जहाँ ये वर्सेस बाएं तरफ है वो हमेशा कहाँ रहेगा, y एक्सिस, ऊपर नहीं y एक्सिस में रहेगा। ये वो आपका ग्राफ का नेचर। और वो जो P1 इक्वल टू V1 इक्वल टू P2 इक्वल टू V2, वो एक क्या बोलते हैं उसको, न्यूमेरिकल बनाने वाला फॉर्मूला बहुत काम आएगा। तो अगले दिन हम कुछ 5-6 न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे, ठीक है, तो वहाँ डिस्कस करके बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने के, गर्मी बहुत ज़्यादा है, खराब। पाउस को बंद मत करें, पाउस करें।